नमस्कार, टीवी 100 देख रहे हैं आप मेरे यानी रोहित भामला के साथ। स्वागत करता हूं आपका मेरे इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है सुप्रभात। और सुप्रभात में इस वक्त रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों का। सबसे पहले खबर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा रूट पर खाने पीने की दुकानों के बाहर नेम प्लेट लगाए जाने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। इस मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। वही एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स नाम की एनजीओ ने इस मामले को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी, जिसे सुनवाई के लिए लिस्ट किया गया था। वहीं 22 जुलाई को यानी आज सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ऋषिकेश राय और जस्टिस SVN भट्टी की पीठ इस विवादित मामले पर सुनवाई करते हुए कोई बड़ा फैसला सुना सकती है। वहीं 20 जुलाई को दाखिल की गई याचिका में एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एनजीओ ने योगी सरकार के नेम प्लेट वाले आदेश को रद्द करने की मांग की है। वहीं संसद के बजट सत्र से पहले 21 जुलाई को सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें नेम प्लेट का मुद्दा उठा है। वहीं कांग्रेस से गौरव गोगोई, आम आदमी पार्टी से संजय सिंह, समाजवादी पार्टी से रामगोपाल यादव, AIMIM से असदुद्दीन ओवैसी और लेफ्ट दलों सहित अन्य कई राजनीतिक दलों के नेताओं ने कांवड़ यात्रा के दौरान नेम प्लेट लगाने के योगी सरकार के फैसले को बैठक में उठाया है। वहीं उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार से नेम प्लेट को लेकर किए गए फैसले को वापस लेने की मांग की है। वहीं योगी सरकार के कांवड़ रूट पर दुकानदारों के नामों को लिखने वाले आदेश का भी एनडीए के सहयोगी दलों ने भी विरोध किया है। विरोध करने वालों में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, जेडीयू नेता केसी त्यागी और राष्ट्रीय लोक दल के प्रमुख नेता जयंत चौधरी भी शामिल है। जयंत चौधरी ने नेम प्लेट वाले आदेश की आलोचना की है। जयंत चौधरी ने कहा, इस मामले को धर्म और राजनीति से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि कांवड़ ले जाने वाले या सेवादार इनकी कोई भी पहचान नहीं। खबरों में आगे बढ़ते इस वक्त संसद का बजट सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये दूसरा संसद सत्र है और दूसरे संसद सत्र के अगर 12 अगस्त तक के चलने की संभावना है। वहीं सत्र में 22 दिनों की अवधि के दौरान 16 बैठकें होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई शुरू होने से पहले आज संसद भवन परिसर में सुबह लगभग 10 बजे मीडिया को संबोधित करेंगे। वहीं बजट सत्र में विपक्ष भी यहां पर विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी है। वहीं इससे पहले संसद के बजट सत्र को लेकर रविवार को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में भी सरकार संसद के सुचारू कामकाज के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगा। वहीं बैठक का समापन करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक में उठाए गए महत्वपूर्ण मुद्दों की ओर यह ध्यान आकर्षित करने के लिए सभी नेताओं को धन्यवाद दिया और कहा कि इन मुद्दों का ध्यान रखा जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हमें कार्रवाई के दौरान संसद की पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। सरकार संसद के संबंधित सदनों के नियमों और संबंधित पीठासीन अधिकारियों के निर्णय के अधीन इन सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सर्वदलीय बैठक के समापन के बाद कहा है कि संसद को सुचारू ढंग से चलाना सरकार के साथ साथ विपक्ष की भी जिम्मेदारी है। तो आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अहम बैठक करेंगे। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर यहां पर और शहरी विकास विभाग के अधिकारी और अधिशासी अधिकारी, कर और राजस्व निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र भी सौंपे जाएंगे। वह इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उच्च शिक्षा मंत्री और शहरी विकास मंत्री विशेष रूप से उपस्थित होंगे। वहीं मुख्यमंत्री ने सभी नवनियुक्त अधिकारियों और प्रोफेसरों को शुभकामनाएं देंगे और यहां पर उनके उज्जवल भविष्य की भी कामना करेंगे। वहीं उच्च शिक्षा विभाग के तहत असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति राज्य के विभिन्न महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में की जाएगी, जिसमें शिक्षकों के क्षेत्र में सुधार और विकास होगा। वहीं शहरी विकास विभाग में अधिशासी अधिकारी, कर और राजस्व निरीक्षकों की नियुक्ति से शहरी प्रशासन में भी मजबूती आएगी। वह इस अवसर पर नव नियुक्त प्रोफेसरों और अधिकारियों ने अपनी नियुक्ति के प्रति आभार व्यक्त करें और राज्य के विकास में अपना योगदान देने की प्रतिबद्धता वो आज जताने वाले हैं। करीब 11 बजे यह बैठक होगी और इसके बाद करीब 1 बजे उत्तराखंड समान नागरिक संहिता नियमावली और क्रियान्वयन समिति के संबंध में भी बैठक होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं इस वक्त नीट यूजी पेपर लीक मामले पर आज होगी सुनवाई। आज सुप्रीम कोर्ट फिर करेगा मामले की सुनवाई। 40 से अधिक याचिकाओं पर होगी सुनवाई। लाखों अभ्यर्थियों को कोर्ट ने यहां पर अंतिम फैसले का इंतजार। आज पेपर लीक मामले पर बड़ा फैसला सुना सकते हैं सुप्रीम कोर्ट।
सीबीआई को सौंपी थी इस मामले की जांच की जिम्मेदारी। सुप्रीम कोर्ट आज विवादों से घिरी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। ये परीक्षा 5 मई को आयोजित की गई थी। वहीं राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने शनिवार को मेडिकल प्रवेश परीक्षा के शहर और केंद्रवार परिणाम जारी किए थे। इसमें पेपर लीक और असामान्य अंक मिलने के आरोप भी हैं। वहीं शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर भी 22 जुलाई को अपलोड की गई सूचना के अनुसार मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ 40 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। इनमें NTA द्वारा दायर याचिकाएं भी शामिल है। इन याचिकाओं में मुकदमों की अधिकता से बचने के लिए नीट यूजी विवाद पर विभिन्न उच्च न्यायालयों में उसके खिलाफ लंबित मामलों को सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया गया है। NTA द्वारा जारी आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं से कथित तौर पर लाभान्वित होने वाले उम्मीदवारों ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। हालांकि कुछ केंद्रों पर अच्छा प्रदर्शन करने वाले छात्रों की संख्या अधिक थी। ये डाटा 4,750 केंद्रों के 32 लाख से अधिक उम्मीदवारों का था। वहीं सुप्रीम कोर्ट इसमें कथित अनियमितताओं को लेकर कई याचिकाओं पर भी सुनवाई कर रहा है और उसी के निर्देश पर डेटा जारी किया गया था। लाखों अभ्यर्थी परीक्षा पर न्यायालय के अंतिम फैसले का इंतजार कर रहे हैं। जांच के दायरे में आए केंद्रों के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन यहां पर तुलनात्मक रूप से काफी खराब था। वहीं शीर्ष अदालत ने 11 जुलाई को परीक्षा रद्द करने, दोबारा परीक्षा कराने और नीट यूजी के आयोजन में कथित गड़बड़ी की जांच की मांग वाली याचिकाओं सहित अन्य याचिकाओं पर भी सुनवाई 18 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी थी, क्योंकि कुछ पक्षों को केंद्र और NTA के जवाब अभी तक नहीं मिले। तो वहीं एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए TV 100। पुत्रो अहम पृथ्वी माता है और हम सब इसके पुत्र हैं। इसी भाव का अनुकरणीय उदाहरण है एक पेड़ मां के नाम अभियान। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण जन अभियान ने ले लिया है जन आंदोलन का स्वरूप। विगत 7 वर्षों में समय समय पर संपन्न हुए वृक्षारोपण से हुआ है 168 करोड़ से अधिक पौधरोपण। इससे बढ़ा है उत्तर प्रदेश के वनावरण का दायरा। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के परिवर्तनकारी नेतृत्व में पर्यावरण संरक्षण को मिली है नई दिशा। एक्सप्रेसवे, हाईवे के किनारे सर्विस लेन के साथ ही हरित पट्टी में लगाए गए हैं छायादार, फलदार, औषधीय एवं पर्यावरणीय महत्व वाले पौधे। आइए स्वच्छ एवं स्वस्थ पर्यावरण के लिए वृक्षारोपण जन अभियान 2024 में प्रतिभाग लेकर अपनी मां के नाम जरूर लगाएं एक पेड़। हम सब मिलकर करें ये काम, एक पेड़ लगाएं मां के नाम। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सुप्रभात में और खबरों का सिलसिला यहां जारी है। खबरों की तरफ फिर से रुक करेंगे। इस वक्त जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सेना के कैंप पर फायरिंग में सेना का एक जवान घायल। सेना के कैंप पर आतंकियों ने किया है हमला। सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई शुरू की। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू क्षेत्र के राजौरी जिले में सेना के कैंप पर आतंकियों ने हमला किया। वही सेना ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए हमले को नाकाम कर दिया। वही हमले के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है और बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान भी शुरू किया गया है। आतंकवादियों ने राजौरी के सुदूर गांव में स्थित सेना की चौकी को निशाना बनाने की कोशिश करते हुए फायरिंग की है, जिसके बाद में सुरक्षा बलों ने भी फायरिंग की और हमले को नाकाम कर दिया। फिलहाल पूरे एरिया में सुरक्षा बलों ने बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया है और इस वक्त वो ऑपरेशन शुरू है और आतंकियों की भी तलाश इस वक्त की जा रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस वक्त शिव भक्त जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो सावन का महीना आज से शुरू हो गया है। इसके साथ ही सावन का पहला सोमवार व्रत भी आज रखा जाएगा। ऐसी मान्यता है कि सावन सोमवार के दिन भगवान शिव की आराधना पूरी श्रद्धा से करने पर जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं और सभी मनोकामनाएं भी पूरी हो जाती हैं। भगवान शिव को हिंदू देवी देवताओं में सर्वोच्च भगवान माना जाता है। भगवान शिव को सबसे अधिक पूजे जाने वाले देवी देवताओं में से एक माना गया है। वह भगवान शिव अक्सर अपने गले में वासुकी नाग को धारण करे देखते हैं, जो दर्शाता है कि वे हिंदू धर्म में सबसे शक्तिशाली देवताओं में से एक है। वहीं सावन का महीना हिंदू धर्म के सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण महीना यहाँ पर माना जाता है, जो कि महादेव को बेहद ही प्रिय है। यह महीना खासकर शिव जी की पूजा के लिए समर्पित होता है। शिव भक्त इस महीने में शुरू होने का सब बेसब्री से इंतजार करते हैं।
वहीं क्योंकि सावन का महीना शिव जी की कृपा पाने के लिए सबसे सर्वोत्तम माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि सावन में विधि पूर्वक भगवान शंकर की पूजा अर्चना करने और उनके यहाँ पर निमित्त व्रत रखने से भक्तों की हर एक मनोकामनाएं पूरी हो जाती है और भोलेनाथ के साथ माता पार्वती का भी आशीर्वाद मिलता है। भगवान शिव की पूजा करने से सारी नकारात्मकता दूर हो जाती है और शनि दोष भी दूर हो जाता है। वहीं सावन में सोमवार और मंगलवार को मंगला गौरी व्रत रखा जाता है। सोमवार का दिन शिव जी को समर्पित किया जाता है और इस दिन शिवलिंग की विशेष पूजा का यहाँ पर विधान है। सोमवार के दिन देवों के देव महादेव की आराधना करने और व्रत रखने से मनोवांछित फल मिलता है और विशेष फलों की भी यहाँ पर प्राप्ति। खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस वक्त सीएम योगी आज आजमगढ़ और वाराणसी के दौरे पर हैं। सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे आजमगढ़। मंडल के सांसदों विधायकों की लेंगे बैठक, विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की करेंगे समीक्षा। शाम 4 बजे वाराणसी में सावन मेले की समीक्षा करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ आज आजमगढ़ और वाराणसी में होंगे और इसके लिए प्रशासन पूरे दिन तैयारी में जुटा रहा। आजमगढ़ में सीएम अकबेलपुर और यहां पर विकसित भारत संकल्प कार्यक्रम में शामिल होने के लिए चले हैं और इसके बाद राज्य विश्वविद्यालय का निरीक्षण भी वो करेंगे। फिर जनपद से रवाना हो जाएंगे और जनपद में सीएम योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम बुधवार को ही प्रस्तावित था, लेकिन देश के विभिन्न राज्यों में चुनाव के बाद हो रहे शपथ ग्रहण समारोह में उनके शामिल होने के कारण कार्यक्रम को बृहस्पतिवार के लिए टाल दिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस वक्त दिल्ली दंगों से जुड़े गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत दर्ज बड़ी साजिश के मामले में जमानत के लिए जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। खालिद की याचिका पर आज न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और न्यायमूर्ति अमित शर्मा की पीठ सुनवाई करेगी। वहीं खालिद की दूसरी जमानत याचिका 28 मई को ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दी थी। ट्रायल कोर्ट ने ये पूरी याचिका है जो इसको खारिज कर दिया था। वहीं निचली अदालत के निर्णय को उमर खालिद ने चुनौती दी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट से राहत की मांग करने वाली अपनी याचिका वापस लेने के बाद खालिद ने नई जमानत याचिका दायर की है। वहीं खालिद ने अक्टूबर 2022 में जमानत देने से इनकार करने के दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। खालिद यहां पर शर्जील इमाम और कई अन्य पर फरवरी 2020 के दंगों के कथित तौर पर मास्टरमाइंड होने के आतंकवाद विरोधी कानून, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया। इसमें 53 लोग मारे गए थे और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे। वहीं सीएए और एनआरसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क उठी थी। खालिद को सितंबर 2020 में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। 28 मई को ट्रायल कोर्ट ने खालिद की दूसरी बार नियमित जमानत की मांग वाली याचिका को भी खारिज कर दिया था और कहा था कि उसकी पहली जमानत याचिका को खारिज करने वाला उसका पिछला आदेश अंतिम हो गया। खबरों में आगे बढ़ते इस वक्त राहुल गांधी आज दिल्ली में किसान नेताओं से करेंगे मुलाकात। एमएसपी कानून को लेकर किसानों के साथ करेंगे बैठक। बैठक में शामिल होंगे 200 किसान नेता। दिल्ली में विपक्ष के नेताओं से मिलेंगे किसान। मॉनसून सत्र में केंद्र पर दबाव बनाने की तैयारी। केंद्र सरकार के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा ने की आंदोलन की घोषणा। आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी दिल्ली में किसान नेताओं से मुलाकात करेंगे। इसकी जानकारी किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने दी है। उन्होंने कहा है कि आज दिल्ली में किसानों की अहम बैठक होने जा रही है। इसमें एमएसपी कानून के लिए देश भर से 200 किसान नेता इस बैठक में शामिल होंगे। वहीं इस बैठक में राहुल गांधी दिल्ली में किसान नेताओं से मुलाकात करेंगे। बैठक में इस मुद्दे पर भी बात की जाएगी कि एमएसपी कानून गारंटी पर पैसा खर्च नहीं होगा। साथ ही सरकार पर मॉनसून सत्र में यहां पर एमएसपी कानून गारंटी की मांग मनवाने के लिए भी दबाव बनाने की बात होगी। उन्होंने कहा है कि इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने पहले भी कहा था कि अगर केंद्र में हमारी सरकार बनी तो किसानों की मांगे मान ली जाएंगी, लेकिन केंद्र में उनकी सरकार नहीं बनी, लेकिन वे विपक्ष के रूप में भी बड़ा रोल अदा कर रहे हैं। किसान नेता सरवन सिंह पंडेर ने कहा है कि विपक्ष के पास मांगा गया यहाँ पर मांग पत्र है और 22 जुलाई को यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में विपक्ष के नेताओं के साथ किसानों की एक बैठक का यहाँ पर अनुरोध किया गया है, जहाँ पर इस विषय में विशेषज्ञ अपनी राय रखेंगे। इस दौरान किसान विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात करेंगे और बजट सत्र में C2+ यहाँ पर 50% लाभ के फॉर्मूले के आधार पर सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की कानूनी गारंटी के बारे में एक निजी विधेयक लाने की मांग करेंगे।
वह इस बैठक में देश भर के 200 से अधिक किसान नेता शामिल हो सकते हैं। किसान नेता डल्लेवाल ने बताया है कि संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बार फिर से केंद्र सरकार के खिलाफ किसानों के आंदोलन की घोषणा की है। संयुक्त किसान मोर्चा एमएसपी कानून की गारंटी, ऋण माफी, फसल बीमा, किसानों और खेतीहर मजदूरों की पेंशन, बिजली के निजीकरण को भी वापस लेने और अन्य मांगों को लेकर फिर से अपना आंदोलन शुरू करेगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस वक्त नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र से नवनिर्वाचित बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने आम आदमी पार्टी नेता और लोकसभा चुनाव में उनके प्रतिद्वंदी रहे सोमनाथ भारती पर जमकर हमला बोला है। इस लोकसभा चुनाव में सोमनाथ भारती की हार हुई थी, लेकिन उन्हें यह हार यहां पर पहुंचाने में भी दिक्कत हो रही है। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने तंज कसते हुए कहा है कि आगामी चुनाव में उनकी पार्टी उन्हें टिकट देगी या नहीं, इस पर भी अभी प्रश्न चिन्ह लग गया है। उन्होंने कहा है कि मैं आम आदमी पार्टी के किसी भी झूठ के सामने झुकने वाली नहीं हूं। उन्होंने एक झूठ का पुलिंदा बांधा है। पूर्व विधायक और आम आदमी पार्टी नेता सोमनाथ भारती के जरिए हाईकोर्ट में याचिका दायर करने पर बांसुरी स्वराज ने कहा कि एक सिटिंग एमएलए होते हुए भी वो विधानसभा का चुनाव भी हार गए। आप नेता सोमनाथ भारती ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज के निर्वाचन पर भी सवाल खड़े करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। वहीं सोमनाथ भारती ने कथित भ्रष्ट आचरण के आधार पर बांसुरी स्वराज के चुनाव जीतने को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इस मामले पर सुनवाई आज जस्टिस मनमीत पीएस अरोड़ा के कोर्ट में होगी। वहीं हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि मौजूदा चुनाव याचिकाकर्ता के जरिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 80 और 81 के तहत दायर की जा रही है, जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 के नई दिल्ली लोकसभा सीट से एक सदस्य के रूप में निर्वाचन को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि प्रतिद्वंदी संख्या 1 उनके चुनाव एजेंट और प्रतिद्वंदी की सहमति से अन्य व्यक्तियों ने 25 मई 2024 को हुए लोकसभा चुनाव के दौरान भ्रष्ट आचरण किया गया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस वक्त बड़ी खबर हरियाणा से सामने आ रही है। हरियाणा में आज से ब्रज सेवा निकलेगी। ब्रज हरियाणा के नूह से आई बड़ी खबर। नूह में 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा हुई बंद। गड़बड़ी को रोकने के लिए इंटरनेट किया गया बंद। ब्रिज मंडल जलाभिषेक यात्रा को लेकर हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। ऐसे में नूह जिले में 24 घंटे के लिए मोबाइल इंटरनेट और बल्क एसएमएस सेवाओं को बंद कर दिया गया है। इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। जिले में यह आदेश 21 जुलाई को शाम 6 बजे से आज 22 जुलाई को शाम 6 बजे तक लगा रहेगा। वहीं हरियाणा के उपायुक्त धीरेन्द्र खड़गटा ने बताया है कि आदेश इंटरनेट सेवाओं के दुरुपयोग से भड़काऊ सामग्री, झूठी अफवाह से प्रसार से जिला नूह में सार्वजनिक संपत्तियों और सुविधाओं को नुकसान, कानून और शांति व्यवस्था में गड़बड़ी की संभावना को यहाँ पर रोकने के लिए जारी किया गया है। इसके अलावा मोबाइल इंटरनेट सेवाओं से व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर आदि विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी गलत सूचना और अफवाहों के प्रसार के साथ भीड़ को इकट्ठा व संगठित कर अन्य को भी गंभीर क्षति पहुंचाने, आगजनी या बर्बरता और अन्य प्रकार की हिंसक गतिविधियों में शामिल होकर सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने की संभावना को रोकने के लिए इंटरनेट सेवाएं प्रतिबंधित की गई। तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अब अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने खुद को आगामी राष्ट्रपति चुनाव से अलग कर लिया है। रविवार देर रात उन्होंने इसकी घोषणा की और देशवासियों के नाम एक चिट्ठी भी लिखी है। इस चिट्ठी में उन्होंने अपने कार्यकाल और इस दौरान किए गए खास कार्यों का जिक्र किया। साथ ही कहा कि मैं उन सभी के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं जिन्होंने मुझे दोबारा निर्वाचित देखने के लिए इतनी मेहनत की है। मैं इस सारे काम में एक असाधारण भागीदार होने के लिए उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं अमेरिकी लोगों द्वारा मुझ में दिखाए गए विश्वास और भरोसे के लिए यहां पर दिल से आभार व्यक्त करता हूं। जो बाइडेन ने कहा है कि पिछले 3.5 वर्षों में हमने एक राष्ट्र के रूप में बहुत प्रगति की है। आज अमेरिका दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था है। हमने अपने राष्ट्र के पुनर्निर्माण, वरिष्ठ नागरिकों के लिए दवाओं की लागत कम करने और रिकॉर्ड संख्याओं में अमेरिकियों के लिए सस्ती मेडिकल सेवाओं के विस्तार में ऐतिहासिक यहाँ पर निवेश किया है। हमने निशाकत पदार्थों के यहाँ पर संपर्क में आए 10 लाख पूर्व सैनिकों की बेहद जरूरी देखभाल की है। जो बाइडेन ने अमेरिकी लोगों का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि सप्ताह के अंत में राष्ट्र मेरे निर्णय के बारे में अधिक विस्तार से बताएगा। फिलहाल मैं उन सभी के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं जिन्होंने मुझे दोबारा निर्वाचित देखने के लिए इतनी मेहनत की है।
मैं इस सारे कामकाज में एक असाधारण भागीदार होने के लिए उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं अमेरिकी लोगों द्वारा मुझ में दिखाए गए विश्वास और भरोसे के लिए दिल से आभार व्यक्त करता हूं। अगली खबर महाराष्ट्र से है। यहाँ पर महाराष्ट्र में बारिश का कहर जारी है। भारी बारिश से मुंबई में 36 विमान रद्द हो गए हैं। कई इलाकों में सड़कों पर पानी भरा है। बारिश की वजह से नागपुर में स्कूल भी बंद है। कई जिलों में हालात खराब है। मुंबई और कानपुर यहाँ पर नागपुर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। महाराष्ट्र में बारिश ने आफत मचा दी है। मुंबई के लोगों को अभी बारिश से राहत नहीं मिलेगी। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में भारी बारिश के आसार हैं। इसको लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया। इससे पहले मुंबई में रविवार को भारी बारिश होने के कारण हवाई अड्डों पर दिन भर 36 उड़ानें रद्द कर दी गई थी। वहीं भारी बारिश की वजह से करीब 1 घंटे के भीतर 2 बार हवाई पट्टी संचालन को रोकना पड़ा था। हालांकि ये थोड़ी समय के लिए ही था। खराब मौसम और लो विजिबिलिटी के कारण हवाई पट्टी पर परिचालन करने वाले यहाँ पर पहले दोपहर 12:12 पर 8 मिनट के लिए और बाद में दोपहर 1 बजे से 1:15 तक के लिए स्थगित किया गया था। वहीं बीएमसी के अनुसार शाम 4 बजे तक शहर में 82 मिलीमीटर, पूर्वी उपनगरों में 96 मिलीमीटर और पश्चिमी उपनगरों में 90 मिलीमीटर बारिश हुई। भारी बारिश के कारण मुंबई में विमान सेवा के अलावा सड़क और रेल सेवाएं भी प्रभावित हुई। कई सड़कों पर पानी भर गया। वहीं मध्य रेलवे की हार्बर लाइन पर कुछ जगहों पर पटरियां भी जलमग्न हो गई। मुंबई के अलावा नागपुर में भी भारी बारिश की वजह से सभी स्कूल बंद रहेंगे। वहीं मुंबई के साथ ही मौसम विभाग ने नागपुर में भी ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। इसके साथ ही सतारा के जावली तालुक में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश हो रही है और इस वजह से महू बांध 100% भर गया है। वर्तमान में बांध के यहाँ पर सिप्लवे के से पानी जो है वो निर्वहन शुरू हो गया है और इसके कुदाल, करहर, उत्तरे सरजापुर क्षेत्रों के नदी किनारे के गांवों को चेतावनी भी जारी की गई है। बांध से 700 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। मौसम विभाग की ओर से इस इलाके में अगले 24 घंटे के लिए रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में बारिश से हालात बिगड़ते जा रहे हैं और कई सड़कें भी बंद हैं।